Okay, hi all. Today we are going to discuss about Indian economic 1950 to 1990. ये जो है आपके इकोनॉमिक्स क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी का। तो आई एम श्योर कि अगर आपने पहले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हो। और अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आपको 11th 12th के जो भी कॉमर्स के कंटेंट होंगे वो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो, सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग होता क्या है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग के अगर मतलब की बात करें तो इसमें जो मेनली होता है यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री, जो कंट्री रिसोर्सेज होते हैं, जो भी आपके रिसोर्सेज है कंट्री के, उनका क्या करते हैं, उनको हम अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज अकॉर्डिंग्स विद द नेशनल प्रायोरिटी। आप किसको नेशनल जो हमारे किसको पहले प्रेफरेंस देता है उसके हिसाब से जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका हम यूटिलाइजेशन करते हैं। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि क्या होता है, ये सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, सेंट्रल अथॉरिटी जो होती है वो नंबर ऑफ टारगेट्स क्या करती है, वो सेट करती है एंड कुछ जो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स होते हैं उनको बनाती है, साथ ही साथ कुछ पॉलिसीज बनाती है ताकि वो क्या करे, जो भी आपने पहले उसने टारगेट सेट किए होते वो उनको अचीव कर सके विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम। आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात अगर हम बात करें, जब इंडिपेंडेंस हो गया उसके बाद बात करें तो जो हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन था उन्होंने क्या किया, उन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग किया। एंड ये कब सेटअप हुआ था, ये अगर आपसे पूछे तो ये 1950 में सेटअप हुआ था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ से आपको एक चीज़ फाइंड आउट होती है कि अगर कभी भी ये पूछे कि प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, तो आपका जो भी करंट टाइम में पीएम चल रहा होगा वही उसका चेयरमैन होगा। नेक्स्ट की बात करें तो इन फेब 2015 जो प्लानिंग कमीशन था इसका नाम बदल के इसको नीति आयोग कर दिया गया, जिसका फुल फॉर्म अगर आप जानोगे तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। और अभी प्रेजेंट में नीति आयोग चल रहा है और नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो भी सेम होते हैं, प्लानिंग कमीशन वाले ही प्राइम मिनिस्टर होंगे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है आपको पता है कि नीति आयोग जो भी हमारे प्लानिंग होते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग उनको करता है। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1951 से 56 तक इसका जो टाइम पीरियड था वो था। और इंडिया प्रेजेंटली जो हम लोग अभी सेम अगर आप करंट में देखोगे कौन सा हमारा चल रहा है इकोनॉमिक प्लानिंग, तो ये जो है 13th नंबर का इकोनॉमिक प्लानिंग चल रहा है। जस्ट अ मिनट। ओके, अब बात करें इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। तो ये क्या करता है, ये जो होता है ये एक अरेंजमेंट होता है जिससे कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है इकोनॉमिक की, और आपको पता है कि सेंट्रल प्रॉब्लम अभी बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये आपने 11th क्लास की जो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स होंगे उनमें पढ़ा होगा। अगर मेन सेंट्रल प्रॉब्लम की बात करें इकोनॉमी की कि वो क्या होते हैं, तो कह रहा है कि जो स्केर्सिटी है आपके कंट्री के अंदर, जैसे कि ह्यूमन नीड्स क्या होते हैं, हमारे जो नीड्स है वो बिल्कुल उनकी कोई लिमिट नहीं है, पर रिसोर्सेज क्या है वो लिमिटेड है। तो उनको एलोकेट करना कि कैसे डिमांड और सप्लाई जो भी है उनके फॉर्मेशन में सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी की कि हम कैसे जो है इनको एलोकेट करें बिटवीन द डिफरेंट, आप कह सकते हो, एक्टिविटीज़ और अवेलेबिलिटी, क्योंकि जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो बहुत लिमिटेड है। बात कर ले प्लानिंग की, तो प्लानिंग बेसिकली दो टाइप्स की होती है, डायरेक्टिव और कॉम्प्रहेंसिव। अगर डायरेक्टिव की बात करें तो इसमें नो पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डायरेक्टिव आप कह सकते हो कि क्या होता है कि इसमें जो स्टेट आपकी गवर्नमेंट होती है उनका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है। ये कैपिटलिस्टिक होती है। कैपिटलिस्टिक का मतलब क्या होगा, जो भी होगा वो प्राइवेट सेक्टर करेगा, उसका जो मेन मोटिव होता है वो ऑब्वियसली बात है कि जब कैपिटलिस्टिक है तो मेन मोटिव क्या होगा, आपका प्रॉफिट अर्न करना होगा। प्लानिंग जो है ये किस के बेस्ड होगी, तो डिमांड और सप्लाई उस प्रोडक्ट के लिए कैसी है कि लोग उसके लिए कितनी डिमांड करें उसके बेस पे, और सप्लाई किस तरह से कर पाएंगे उनके बेस पे डायरेक्टिव में हम प्लानिंग करते हैं। अगर बात कर ले कंप्रहेंसिव की, तो ये जो होता है कंप्रहेंसिव जो होता है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, और ये क्या होती है, सोशलिस्टिक एंड मिक्स इकोनॉमी होती है। मीन्स कि इसमें सोशल वेलफेयर पे ध्यान दिया जाता है, और मिक्स इकोनॉमी का मतलब होता है कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही सेक्टर मिलकर एक साथ काम करते हैं। बात करें टाइप ऑफ इकोनॉमी की, आई एम श्योर आप लोग इसको 11th क्लास में पढ़ा होगा। टाइप ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो ये बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। कैपिटलिस्टिक होती है, जो फोर्स होती है, जिसमें क्या होता है कि जो भी आपका कंट्रोल होता है मार्केट पे वो किसका होगा, वो टोटल प्राइवेट जो सेक्टर्स होते हैं उनका होता है। इनकी मेरिट की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और प्रॉफिट ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से जो जीडीपी होता है वो क्या करता है, वो एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट का मतलब होता है बढ़ना। अब बात कर ले कि अगर कैपिटलिस्टिक होगा तो इसके डीमेरिट्स क्या होंगे,
तो ये क्या करता है, ये इग्नोर करता है कलेक्टिव इंटरेस्ट को, सभी लोगों के इंटरेस्ट को ही नहीं करता। जो लोग इनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होंगे, जो इनको ज़्यादा प्रॉफिट देंगे, तो सिर्फ ये उनके इंटरेस्ट को क्या करता है, कैप्चर करता है, उनके अकॉर्डिंग ये जो भी उनके डिमांड्स होते हैं उनको फुलफिल करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट की बात करेंगे तो कह रहे हैं कि ओनली नीड्स ऑफ रिच आर सेटिस्फाइड। जो अमीर लोग होते हैं सिर्फ उनके जो नीड्स होते हैं उनको सेटिस्फाइड करता है। ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस, सोशल जो यहाँ पे सोशल वेलफेयर है उसको ये बिल्कुल इग्नोर करता है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी की बात करें तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो भी प्रोडक्शन है वो पूरा का पूरा, इस पे जो कंट्रोल होता है वो आपके गवर्नमेंट का होता है, वो स्टेट या सेंट्रल हो सकती है। अगर मेरिट की बात करें तो इक्वालिटी होती है, पार्शियलिटी नहीं होती कि हम सिर्फ रिच के लिए ही प्रोड्यूस करेंगे और सिर्फ प्रॉफिट के लिए। और सेकंड क्या होगा कि ऑब्वियस सी बात है कि जो सोशल जस्टिस होगा वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। क्योंकि यहाँ पे मीन्स जो आपका प्रोडक्शन है या फिर जो भी आप कर रहे हो, जो भी एक्टिविटीज या जो भी आपके अंदर की जा रही है, वो इसलिए नहीं की जा रही ताकि आप प्रॉफिट अर्न करो, वो इसलिए की जा रही ताकि जो सोशल वेलफेयर है वो ज़्यादा हो सके। डीमेरिट की बात करेंगे तो जीडीपी रिमेन अ स्लो प्रोसेस, जीडीपी बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि जब प्रॉफिट मोटिव से नहीं किया जाए तो प्रॉफिट आएगा ही नहीं। नो प्रॉफिट एंड डेप्ट का मतलब होता है कि ऑब्वियस सी बात है इसमें लोन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लोन लेना पड़ता है उनको, जो भी सोशल वेलफेयर करना पड़ता है। तो आई एम श्योर कि आपको ये भी क्लियर होगा। और थर्ड जो होता है वो होता है हमारा मिक्स्ड इकॉनमी। और अभी इंडिया की अगर बात करें तो हमारे इंडिया में जो है वो मिक्स्ड इकॉनमी चलता है। तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको ऊपर क्लियर किया था कि इसमें बोथ प्राइवेट एंड जो पब्लिक सेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, ओनर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पार्टली। ये पार्टली क्या होते हैं, दोनों ही ओनर या इनका दोनों का ही कंट्रोल होता है। गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया की बात करें तो लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं, जो 20 ईयर्स में आपको अचीव करने थे। शॉर्ट टर्म गोल्स जो होते हैं वो 5 ईयर्स में आपको अचीव करने होते हैं। बात करें लॉन्ग टर्म गोल्स में क्या क्या आ जाएंगे, या फिर क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स के। तो जो मॉडर्नाइजेशन होता है कि एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है अगर वो चेंज हो रही है तो आप जो भी नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं आप उनको अडॉप्ट कर रहे हो, और साथ ही साथ जो भी सोशल आउटलुक है उनको, उनके चेंज को क्या कर रहे हो, आप अडॉप्ट कर रहे हो। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स, मतलब कि आप इंपोर्ट पे जो आप डिपेंडेंट हो उसको आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। अब आप इंपोर्ट पे नहीं डिपेंडेंट होकर आप ये कोशिश कर रहे हो कि जिन चीज़ों को आप इंपोर्ट कर रहे हो उन चीज़ों को आप खुद अपने कंट्री में क्या कर सको, बना सको, या आप उनका प्रोडक्शन कर सको। थर्ड की बात करें कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए होता है, जो मेरी वो होता है, इसमें क्या करते हैं कि जो भी आपका एग्रीगेट आउटपुट गुड एंड सर्विसेज होता है आप उनको इंक्रीज करने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट पॉइंट है डी इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कि रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जो भी रिच और पुअर के बीच में जो गैप है उनको, उन गैप को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, ताकि उनके बीच में क्या इक्वालिटी है। फोर्थ जो होता है वो फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। ये आपको तब बताता है जब व्हेन ऑल द पीपल इन द वर्किंग एज ग्रुप इज एक्चुअली इंगेज इन सम गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। आप बेसिकली कह सकते हो कि जो भी लोग, वो लोग जो कि एक वर्किंग एज में, मतलब जिनको एम्प्लॉयड होना चाहिए और वो सारे क्या हो, वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड हो, तो ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। बात करें शॉर्ट टर्म गोल्स की, या शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वेरी फ्रॉम प्लान टू प्लान। हाँ, ये क्या होता है, चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द करंट नीड्स ऑफ द कंट्री। एक्चुअल में करंट टाइम में कंट्री की क्या नीड्स है उसके हिसाब से जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बिल्कुल पहले से सेट नहीं है। वो टाइम टू टाइम एंड ऑन द करंट टाइम पीरियड के हिसाब से क्या होता है, वो चेंज होता है। जैसे अगर हम बात करें कि जो सबसे हमारा पहला जो प्लानिंग हुआ था, 5 ईयर प्लान हुआ था 1951 to 56, आई हैड टोल्ड यू, ऊपर मैंने आपको बताया था। इसका जो मेन फोकस था वो किस पे था, या फिर आप कह सकते हो जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था वो था फोकस ऑन हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। कि मतलब क्या हो, जो भी आपके प्रोडक्शन हो वो ज़्यादा हो रहा है, जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, प्रोड्यूस करे। ऐसे ही सेकंड की अगर बात करें तो शिफ्ट द फोकस फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। हमने क्या किया, हमने एग्रीकल्चर से फोकस हटा के उसको इंडस्ट्री पे किया। और जो इंडस्ट्री, तीसरी की अगर हम बात करें तो तीसरी क्या था, सेल्फ रिलायंस इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। फूड ग्रेन प्रोडक्शन का मतलब होता है कि आप जितना जितना आपको ज़रूरत है आपकी फैमिली को, कि आपको आपको इतना खाना चाहिए, तो उतना आप क्या करो, आप खुद प्रोड्यूस कर पाओ। फोर्थ ऐसे ही है, आप इसको देख लो। फिफ्थ एंड सिक्स जो होता है एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी होता है। सेवन जो है नीड फॉर ग्रेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होता है। एट जो था आपका फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन था। ऐसे ही नेक्स्ट की बात करोगे तो आप देखोगे ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी एंड इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी है। टेंथ की बात करेंगे तो ये नीड फॉर बेटर क्वालिटी लाइफ है। एंड फोर्थ जो 11th जो है वो पॉवर्टी रिडक्शन, जॉब क्रिएशन एंड प्रोडक्शन ऑफ इन्वायरमेंट है। ट्वेल्थ की बात करें तो नीड फॉर सस्टेनेबल एज वेल एज इंक्लूसिव ग्रोथ।
इन इंडिया ग्रोथ एंड इक्विटी आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल 5 ईयर प्लान्स। जितने भी आपके 5 ईयर प्लान होते हैं उसमें दो जो मेन होता ही होता है वो होता है ग्रोथ एंड इक्विटी। बात करें कि क्या क्या हमने अचीव किया था प्लानिंग, जो हमारा प्लानिंग था तो हमने उनसे क्या क्या अचीव किया। तो हमारा जो नेशनल इनकम था वो इंक्रीज हुई थी, जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो भी इंक्रीज हुई थी, और जो हमारे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट थे वो भी राइज हुए थे। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, वाइडर अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली थी, जो लोग बेरोजगार थे वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड हो रहे थे। एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे इकोनॉमिकल की बात कर लिया सोशल की, वो सारे क्या हुए थे, एक्सपेंड हुए थे, मतलब कि उनका विस्तार हुआ था। बात कर ली कि क्या क्या वजह रही कि जो प्लानिंग थी आपकी फर्स्ट, जो आपने ये प्लानिंग की है वो फेल हुई। तो इसमें सबसे पॉवर्टी नहीं गई थी, जो हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन था, मतलब जो महंगाई थी वो भी नहीं गई थी, वो स्टिल थी। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, पूरी तरीके से लोग फुल एम्प्लॉयड नहीं हुए थे, अभी भी क्या थे कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बेरोजगार थे। अनएडुकेट इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अनएडुकेट का मतलब होता है अपर्याप्त, मतलब पूरी तरीके से जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो नहीं बन पाए थे। और स्किल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो आई एम श्योर कि आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। एग्रीकल्चर की बात करें, मेन फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, तो क्या था, मैंने आपको इसके पहले वाले चैप्टर में बताया था कि प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी। जिसकी उस अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जितने लोग चाहिए उससे ज़्यादा लोग उसी काम में कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा काम करने के लिए। डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, इरीगेशन के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, वो टोटली किस पे डिपेंड थे, बारिश पे डिपेंड थे। नेक्स्ट की बात करेंगे तो ये जो होता है कि इसका जो था कि वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए जो भी वो प्रोडक्शन कर रहे थे, दूसरा उनका ये मोटिव नहीं था कि हमको ये प्रोडक्शन इसलिए करना है ताकि हम इसको सेल कर सके और इससे प्रॉफिट अर्न कर सके। पुराने जो हमारे इनपुट्स थे हम उनका यूज़ कर रहे थे, स्मॉल होल्डिंग से सबके पास छोटे छोटे टुकड़ों में जो थे वो लैंड के वो ओनर थे। पुरानी टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर रहे थे। और लैंड और टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट जो था, मैंने आपको बताया था कि जमींदारी जो प्रथा थी वो अभी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही थी, इवन अभी भी वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। बात कर लेते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर की क्या क्या प्रॉब्लम रही है। तो अगर जनरल प्रॉब्लम की बात करें तो प्रेशर ऑन पॉपुलेशन ऑन लैंड की, और दूसरे की बात करें तो लैंड डिग्रेडेशन था। लैंड की क्या होता है, डिग्रेड हो रहे थे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग अभी ऊपर क्लियर किया कि वो सिर्फ अपने लिए जो भी चीज़ें क्या कर रहे थे, उपजा रहे थे, उनको फॉर द सेलिंग मोटिव से वो नहीं कर रहे थे। सोशल इन्वायरमेंट एंड क्रॉप जो क्रॉप थे आपके वो लॉस हो रहे थे बाई पेस्ट इंसेक्ट एंड फ्लड एंड ड्रॉट। मतलब जो भी आपके क्रॉप्स थे उनके रीजन में बहुत सारे थे कि बहुत उनको कीड़े मकोड़े खा जा रहे थे, कभी कभी क्या हो रहा था बाढ़ से वो क्या हो जा रहे थे, डिस्ट्रॉय हो जा रहे थे। इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम की बात करें तो स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स थी, मतलब कि जो ज़मीनें थी उन वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी, जिसके ऑनर किसान थे। पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म, जो भी रिफॉर्म के लिए बनाए गए थे, लैंड रिफॉर्म के लिए जो भी रूल बनाए गए थे वो बहुत ही बुरी तरीके से उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। लैक ऑफ क्रेडिट एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज, लोन के लिए कोई भी सुविधा नहीं थी ताकि लोग उनको लेके और उनसे और बेहतर अपने जो भी उनके एग्रीकल्चर है उनमें वो बदलाव ला सकें। सी की बात करेंगे, टेक्निकल प्रॉब्लम क्या क्या थी, तो लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी था। मैंने आपको बताया कि वो टोटली किस पे डिपेंडेंट थे, वो रेनफॉल पे डिपेंडेंट थे। रॉन्ग क्रॉपिंग पैटर्न, वो आज भी पुरानी प्रथा जो ट्रेडिशनल उनके टूल्स थे वो उस तरीके से आज भी अपनी कृषि को कर रहे थे। एंड आउटडेटेड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, वो मॉडर्न जो अभी टेक्नोलॉजी चेंज हुई है उसको उस टेक्निक का वो यूज़ नहीं कर रहे थे, बहुत पुरानी टेक्निक का वो यूज़ कर रहे थे। रिफॉर्म इन इंडिया एग्रीकल्चर जो आपका टॉपिक है, इससे बात करें कि कैसे हुआ था रिफॉर्म। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म ऑल्सो कॉल्ड जो लैंड रिफॉर्म है, जो भी आपके इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हुए थे उन्हीं को हम लैंड रिफॉर्म कहते हैं। इसमें जो पहला वाला था वो एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, मतलब कि जो आपके बीच में जो इंटरमीडिएरीज थे उनको एबॉलिश कर दिया गया था। रेगुलेशन ऑफ रेंट, रेंट किस तरह से आप लोगे उसके लिए एक रूल आया था। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग्स, ये सारे क्या होते, ये इतने तरीके के क्या किए थे, रिफॉर्म किए गए थे। जनरल रिफॉर्म की बात करें तो एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, अभी जो आपकी सिंचाई थी उसके लिए एक्सपेंशन किए गए ताकि लोग अब टोटली रेनफॉल पे नहीं डिपेंड रहे हैं, वो आपके कह सकते हो कुओं से या फिर आपके कहते हो सिंचाई के लिए जो होता है हैंडपम्प, या फिर आई मीन उसको क्या कहते हैं, उसका नाम मेरे को नहीं आता, जो गाँव में यूज़ होता है, वो प्रोविजन ऑफ क्रेडिट लोग अब लोन ले सकते थे
regulated market and cooperative marketing societies and support price policy. प्राइस पॉलिसी आ गई थी ताकि जो कोई बहुत ज़्यादा एक्सेस चार्ज ना कर सके किसी प्रोडक्ट के लिए। अगर बात करें टेक्निकल रिफॉर्म क्या हुआ था और जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते थे, तो जो आपके HIV सीड्स थी वो यूज़ की गई थी, केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए गए थे, यूज ऑफ इंसेंटिव्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, ताकि कीड़े मकोड़े उनको ना खा पाए। साइंटिफिक रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, किस तरीके से कब किस क्रॉप्स को उगाना है और इस खेती के बाद कौन किस चीज़ की खेती की जानी चाहिए, सारे इसमें किया गया था। फिर बात करेंगे मॉडर्नाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। अब लोग क्या कर रहे थे, नई टेक्निक्स जो थी उनका यूज़ कर रहे थे। अचीवमेंट क्या क्या हुए ग्रीन रेवोल्यूशन के? आई एम श्योर कि आपको ग्रीन रेवोल्यूशन पता होगा, और जिनको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, किस लिए किया गया था और ये कब किया गया था। अभी हम बात कर लेते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो किया गया था उससे उसमें हमको क्या क्या अचीव हुआ। तो क्या हुआ था, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी क्या हुई थी, बढ़ गई थी, और ये जब भी बढ़ी थी तो लोगों की इनकम ऑब्वियस सी बात है कि बढ़ जाएगी। कॉमर्शियल फार्मिंग हो गया था, अब लोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सेल करने के मोटिव से क्या कर रहे थे, उगा रहे थे। इम्पैक्ट ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन, जो HIV सीड्स यूज़ की गई थी, जो फर्टिलाइजर यूज़ किए गए थे, उनका कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव रहा था, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई थी। और अगर बात करें कि क्या क्या रीजन रहा है इसके फेल होने का, ग्रीन रेवोल्यूशन का, तो इसमें क्या था, रेस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड क्रॉप एंड एरिया सच टू क्रॉप्स। ये सिर्फ दो, जो रेवोल्यूशन था ये सिर्फ 2 क्रॉप्स के लिए थे, वीट एंड राइस। बाकी लाइक पंजाब हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश, ये सिर्फ कुछ जगहों पे ही हुआ था। पार्शियल रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, करीबी पूरी तरीके से नहीं गई थी, सिर्फ कुछ जगहों पे पार्शियली गई थी। निगलेक्टेड लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म को जो भी बनाया गया था उनको क्या किया गया था, उनको इग्नोर किया गया था। और इंक्रीज इन इनकम डिस्पैरिटी बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर, जो ये जो इनइक्वलिटी थी या फिर जो भी आपके इनकम को लेके स्मॉल और बिग फार्मर थे, ये कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गया था और इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हुआ था। तो आई एम श्योर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट की बात कर लें कि इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस हुए थे। तो कहता है रोल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था इज इम्पॉर्टेंट फॉर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ कंट्री। हमको पता है कि जो इंडस्ट्री होती है वो बहुत एक अहम पार्ट होती है हमारी कंट्री का, और अगर उसमें ग्रोथ होती है तो कंट्री बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करती है। तो जो आप नीचे देखोगे ये पॉइंट्स थे जो कि क्या होते हैं, हाईलाइटेड पॉइंट है कि जब हमारा जो इंडस्ट्री थी उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तो उन्होंने, जो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या वो प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। जो आपकी नेशनल इनकम थी वो क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी। रीजनल बैलेंस जो थे वो प्रमोट हुए थे। मॉडर्नाइजेशन आया था, मॉडर्न एग्रीकल्चर में इसने क्या किया था, हेल्प किया था। सेल्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हुआ था, बढ़ा था। इससे हाई पोटेंशियल फॉर ग्रोथ हुआ था। की टू हाई वैल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट, क्योंकि इंडस्ट्री की वजह से क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट कर पा रहे थे। ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, चेंज इन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी एंड सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इम्पार्ट डायनेमिक टू ग्रोथ प्रोसेस। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुई थी। अब बात कर लें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट कैसे हुआ था सिंस 2006 10 से लेके 11 तक। तो आप देख सकते हो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था, जीडीपी क्या हुई थी, इंक्रीज हो गई थी 20% 2013-14 में। और ये जो आप नीचे देखोगे ये सारे फॉलोइंग चेंजेस आए हुए थे। वो चेंजेस क्या क्या थे मैं आपको बता देती हूँ। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पावर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस एंड क्वालिफाइड स्किल ह्यूमन रिसोर्सेज, इन सारी चीज़ों में क्या हुई थी, डेवलपमेंट हुई थी। अच्छी तरीके से ये डेवलप हुए थे। जो जैसे कि आप जो भी आपका पावर ट्रांसपोर्टेशन था, आपके कम्युनिकेशन थे, जो बैंकिंग फाइनेंस थे जो कि लोन वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे, और जो भी आपके ह्यूमन जो HR थे, जो इम्प्लॉइज थे, वो क्या हुए थे, कहीं ना कहीं अभी क्वालिफाइड और स्किल्ड हो रहे थे धीरे धीरे। मच प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बहुत सारा आपको एक अच्छा खासा देखा गया था कि जो हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट फील्ड था उसमें प्रोग्रेस हुआ था। एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बड़े थे। गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था वो ज़्यादा बढ़ रहा था। बिल्डिंग अप अ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, जो कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी उनको क्या किया था, उनको बिल्ड किया जा रहा था। एंड ग्रोथ ऑफ नॉन इसेंशियल कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज, और क्या वो जो नॉन इसेंशियल कंज्यूमर गुड्स थे उन इंडस्ट्री को भी क्या किया गया था, उनके में भी ग्रोथ देखा गया था। अब बात कर ले अगर कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आई थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया में। तो सेक्टर जो थे वो इम्बैलेंस थे। एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो रहे थे, हैव फेल्ड टू प्रोवाइड द सपोर्ट टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये दोनों जो थे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। रीजनल इम्बैलेंस आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू स्टेट, सभी स्टेट में ऐसा नहीं हो रहा था, सिर्फ कुछ स्टेट में क्या थे ये हो रहे थे और कुछ स्टेट में क्या थे, रेस्ट्रिक्टेड थे। अगर बात कर ले इंडस्ट्रियल सिकनेस की, इंडस्ट्रियल सिकनेस क्या था कि ये
प्रॉब्लम क्या थी, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम थी वो बढ़ रही थी। हायर कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ड्यू टू लैक ऑफ हेल्दी कंपटीशन, कंपटीशन नहीं था ज़्यादा, जो प्रोडक्ट बनाने वाले थे वो नहीं थे, मोनोपोली ज़्यादा थी आप कह सकते हो। तो इसकी वजह से जो कॉस्ट था प्रोडक्ट का, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का, वो बहुत हाई था। डिपेंडेंस ऑन द गवर्नमेंट, इसका मतलब था जो जो आपके जो टैक्स थे या फिर जो भी ड्यूटीज लगती थी, इम्पोर्ट इज आया, तो इसमें क्या था, टोटली तरीके से वो गवर्नमेंट पे डिपेंड थे। अगर गवर्नमेंट का टैक्स कम होगा तो वो इम्पोर्ट कर पाएंगे, ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता था। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बहुत अच्छा नहीं कर रहा था अपने फील्ड में। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, हम उनका फुलर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे थे, जितने रिसोर्सेज थे वो अंडर यूटिलाइज हो रहे थे, और जिसकी वजह से लॉस वेस्टेज ज़्यादा हो रही थी, और साथ ही साथ जो कॉस्ट थी वो इंक्रीज हो रही थी। इंक्रीजिंग कैपिटल आउटपुट रेशियो, और जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो बढ़ रहा था। अब बात कर ले रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, जो गवर्नमेंट थी उसका क्या रोल रहा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। तो लैक ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स, जो भी प्राइवेट हमारे इंटरप्रेन्योर्स थे उनके पास कैपिटल की कमी थी, पूंजी उनके पास इतनी पर्याप्त नहीं थी कि वो अपना जो भी बिजनेस रन करें, जो भी इंडस्ट्री वो स्टैब्लिश करें, वो उसमें अपना बिजनेस दे पाए। लैक ऑफ इंसेंटिव्स अमंग द प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स, डिमांड ड्यू टू लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट, मार्केट बहुत छोटा था, तो इसकी वजह से क्या थी, उनके पास लैक ऑफ इंसेंटिव्स थी। तीसरे की बात करेंगे, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, मेन एम ऑफ गवर्नमेंट इज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट रेदर देन प्रॉफिट। तीसरा जो था कि गवर्नमेंट कोशिश करती थी कि जो सोसाइटी है उनका वेलफेयर ज़्यादा हो, वो ये नहीं चाहती थी कि हम प्रॉफिट ज़्यादा कम करें, तो उनका मेन फोकस सोशलिस्टिक पैटर्न था। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो डेवलप हुआ था। बैकवर्ड एरिया क्या हुई थी वो भी डेवलप हुई थी, गवर्नमेंट ने उधर भी काम किया था। टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, जो भी इकोनॉमिक पावर थी वो किसी एक के हाथ में ना जाए, सेंट्रलाइजेशन ना हो, तो इस पे उन्होंने क्या किया था, इनको उसको उन्होंने, जो गवर्नमेंट है उन्होंने रोकने की कोशिश की थी। टू प्रमोट इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, इम्पोर्ट की जो भी सब्सटीट्यूशन है उनको प्रमोट करने की कोशिश की गई थी। जो इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन हुआ था 1956 में, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है थ्रू विच द गवर्नमेंट रेगुलेट द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन इकोनॉमी। अब बात कर ले कि 1956 में जो रिजोल्यूशन हुआ था, लेट डाउन द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, किसने क्या क्या जो पॉलिसी थी उनको लेट डाउन किया था। तो पहला जो था, टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो ग्रोथ था उसको इसने क्या किया था, इन्हेंस किया था, बढ़ाया था। डेवलप हैप्पी इंडस्ट्री, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो थे उनको डेवलप किया था। एक्सपेंड पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर जो थे वो बड़े थे। रिड्यूस डिस्पैरिटी इन इनकम एंड वेल्थ, इनकम और वेल्थ को लेकर जो गरीब और अमीर के बीच में जो डिस्पैरिटीज थी वो कम हुई थी। और टू प्रिवेंट मोनोपोलीज एंड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम इन द हैंड ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इन्होंने क्या किया था कि मोनोपोली ना हो, जो जो सेंट्रलाइजेशन और किसी एक के हाथ में पूरी पावर ना रहे, जिसकी वजह से वो ज़्यादा कॉस्ट चार्ज करे, तो इसको क्या किया गया था, इसको रोकने की कोशिश की गई थी। अगर बात करें कि फीचर क्या क्या रहा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 का, तो न्यू क्लास, पहला जो था वो न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज था। इंडस्ट्री जो थे वो तीन पार्ट में क्या गए थे, थ्री स्केड्यूल में थे। पहला जो था वो ए था 17, जिसमें क्या थे 17 ए था, जिसमें 17 इंडस्ट्री जो थी वो लिस्टेड थी। वो फ्यूचर डेवलपमेंट वुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस, जिसके जो भी डेवलपमेंट थे उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसके हाथ में थी, स्टेट के हाथ में थी। जो दूसरा था स्केड्यूल बी, इसमें 12 इंडस्ट्री थी इंक्लूड इन बी, और प्राइवेट सेक्टर क्या थे, कुड सप्लीमेंट द एफर्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर विद द स्टेट टेकिंग सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द न्यू यूनिट्स। न्यू यूनिट्स अगर जब भी कुछ बनाना होगा स्केड्यूल बी के अंडर में, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो स्टेट लेती थी। अगर बात करें कि थर्ड स्केड्यूल जो सी था, अदर रेजिडुअल इंडस्ट्री वेयर लेफ्ट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर, इसमें क्या था कि जो रेस्ट बची हुई थी रेजिडुअल इंडस्ट्री, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लेफ्ट किया था टू ओपन प्राइवेट सेक्टर, ताकि वो ओपन कर पाए, प्राइवेटली वो उसको ओपन कर पाए। सेकंड की बात करें कि स्ट्रेस ऑन द रोल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी उन पे कहीं ना कहीं बर्डन आ गया था। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग था, इसकी बात करें जो प्राइवेट सेक्टर थे वो आसानी से तभी इस्टेब्लिश कर पाते थे जब उनको क्या मिले, गवर्नमेंट से लाइसेंस मिले, वो विदाउट लाइसेंस किसी भी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश नहीं कर पाते थे। फोर्थ की अगर बात करें कि इंडस्ट्रियल कंसेशन जो था ये ऑफर किया जा रहा था प्राइवेट इंटरप्रेन्योर को, ताकि वो क्या कर सके, इस्टेब्लिश कर सके जो भी वो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, बट इन द बैकवर्ड रीजन, ताकि क्या कर सके, जो हमारा बैकवर्ड एरिया है वो डेवलप कर सके। और ऐसी जगहों पे जो टैक्स रिबेट इनको दिया जाता था, और साथ ही साथ इनको जो कंसेशनल रेट फॉर पावर सप्लाई जो था, पावर सप्लाई के लिए इनसे ज़्यादा रेट नहीं चार्ज किया जाता था। अब बात कर लें कि हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या थी, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो होती है जो जिसमें क्या हो, 5 करोड़ से ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट ना हो,
तो उसको हम कहेंगे कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है। अगर उनके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें ये लेबर इंसेंटिव्स होती हैं, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होती हैं। इसमें क्या होता है, मशीन से ज़्यादा काम नहीं होते हैं, लेबर इसमें ज़्यादा होता है। लेबर अगर ज़्यादा चाहिए तो अब इसी बात है कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, लेस कैपिटल इंसेंटिव्स होता है। हमको अगर मशीनें नहीं चाहिए तो अब इसी बात है कि हमको पैसा ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूंजी ज़्यादा नहीं चाहिए। एक्सपोर्ट प्रमोशन होता है, एक्सपोर्ट इससे बढ़ती है। सीड बेड्स फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्री और सो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्या करता है कि जो आपका लोकेशन है जहाँ पे आप हो वहाँ पे ये आसानी से हो पाता है। प्रॉब्लम क्या क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, तो डिफिकल्ट ऑफ फाइनेंस होता है। इसमें फाइनेंस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। रॉ मटेरियल पर्याप्त नहीं मिल पाते, हमेशा कमी होती है। डिफिकल्ट ऑफ मार्केटिंग, इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मार्केट में आसानी से नहीं बिक पाते हैं। आउटडेटेड मशीन और इक्विपमेंट होते हैं और कंपटीशन फ्रॉम लार्ज स्केल इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय काम करते हैं और कंपटीशन इनको किससे करना पड़ता है, मशीन बेस्ड चीज़ों से। तो ये थोड़ा इनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। बात करें फॉरेन ट्रेड की, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो रॉ मटेरियल था वो एक्सपोर्ट किया जाता था। हम सभी को पता है कि इंडिया से ब्रिटेन में, और वहाँ से क्या होता था, जो फिनिश गुड होता था वो ब्रिटेन इंपोर्ट करता था इंडिया को। तो इसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट क्या था, हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा था और इम्पोर्ट हमारा कम था। लेकिन एक्सपोर्ट हम रॉ मटेरियल का करते थे जो कि चीप कॉस्ट पे जाता था, और जो एक्सपोर्ट होता था वो फिनिश गुड्स का होता था, वो हाई कॉस्ट पे आता था। तो इसकी वजह से क्या था कि हमारा जो एक्सपोर्ट था वो ज़्यादा होने के बाद भी, फेवरेबल होने के बाद भी, इंडिया क्या था, कहीं ना कहीं लॉस में था। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉरेन ट्रेड में क्या क्या चेंजेस हुए वो हम देखेंगे कि डिक्लाइनिंग परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। जो एक्सपोर्ट जो एग्रीकल्चर से एक्सपोर्ट होते थे उसमें परसेंटेज शेयर जो थे वो कम हुए थे, और इंक्रीज हुआ द शेयर मैन्युफैक्चर गुड इन द टोटल एक्सपोर्ट के। अब हम क्या बना रहे थे, अब हम फिनिश गुड जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे थे। पहले हम रॉ मटेरियल करते थे, अब हम रॉ मटेरियल नहीं कर रहे थे। तीसरा जो है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इम्पोर्ट ट्रेड। जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड के जो भी डायरेक्शन थे उनमें चेंज किए गए थे। और डिक्लाइन ऑफ ब्रिटेन एज मेन ट्रेडिंग पार्टनर। पहले क्या था कि जो हमारा मेन ट्रेड होता था, मतलब हमारे जो भी रॉ मटेरियल्स होते थे वो ब्रिटेन को जाते थे। अभी हम क्या कर रहे थे, ब्रिटेन को मेन नहीं कर रहे थे, अब हम और भी जगहों पे क्या कर रहे थे, अपना जो इम्पोर्ट है, अपना जो एक्सपोर्ट है वो कर रहे थे। ट्रेड पॉलिसी की बात कर ले कि ट्रेड पॉलिसी क्या होती है। In the first 7 5 year plan of India, the trade was commonly called an inward looking trade strategy. कैसा है ये, इनवर्ड है। दिस स्ट्रेटेजी टेक्निकली नोन एज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मीन सब्स्टिट्यूटिंग इम्पोर्ट विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इम्पोर्ट वेयर प्रोटेक्टेड बाय द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ एंड कोटा विच प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक फर्म फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। की जो हमारी ट्रेड पॉलिसी थी क्या, जो भी हमारे डोमेस्टिक फर्म है उनको हम प्रोटेक्ट कर पाए ताकि फॉरेन कंपटीशन ना हो पाए। और इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री का मतलब ओवरऑल ये होता है कि हम अपने डोमेस्टिक जो फर्म्स थे उनको क्या कर रहे थे, उनको प्रमोट कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि जो फॉरेन कंपटीशन है, मतलब फॉरेन से जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हम उनको रोके। और इसके लिए हमने क्या दिए हुए थे, हमने टैरिफ लगाए हुए थे और कोटा फिक्स किया हुआ था। इसकी वजह से क्या हुआ, इट हेल्प टू सेव फॉरेन एक्सचेंज बाय रिड्यूसिंग इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इससे क्या हुआ कि जो हमने जब अपने डोमेस्टिक को वो किया, प्रमोट किया, तो लोगों ने क्या किया, डोमेस्टिक से चीज़ें खरीदी। जब डोमेस्टिक से चीज़ें खरीदी तो हमें इंपोर्ट करने की जरूरत कम पड़ी। तो जब हम इंपोर्ट कम किए तो हमें फॉरेन एक्सचेंज क्या हो गया, हमारा सेव होने लगा। हमको फॉरेन जब इंपोर्ट कर ही नहीं रहे तो फॉरेन में पेड करने की मतलब डॉलर में पेड करने की नीड ही नहीं है। अगर बात करें सेकंड की, क्रिएटेड अ प्रोटेक्टेड मार्केट एंड लार्ज डिमांड फॉर डोमेस्टिकल प्रोड्यूस गुड्स। तो इसमें बेसिकली क्या था कि अब हमारा मार्केट जो था वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड था। अब जो हमारे स्मॉल जो भी फॉर्म जो भी हमारे क्या थे प्रोड्यूसर्स थे, अब उनको जो हमारा फॉरेन मार्केट था उनके साथ कंपटीशन नहीं करना था। बात करते हैं हेल्प टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस इन आवर कंट्री विच हेल्प डायरेक्टली लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या कर रहे थे कि जो भी हमारे इंडस्ट्रियल बेस थे उन आवर हमारे कंट्री के उनको हेल्प कर रहे थे, और जिसकी वजह से क्या हो रहा था, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था। अब बात कर ले क्रिटिसिज्म ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूटिंग स्ट्रेटेजी क्या कर रही है, तो ये जो रहा है ये ग्रोथ नहीं होने देता था। लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लॉयड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। कंपटीशन नहीं था तो इसलिए लोग क्या करते, जो था वही बेच रहे थे। कंपटीशन होते तो ऑब्वियस बात है कि जब दो लोग के बीच कंपटीशन होगा तो पहला सोचता है कि हम दूसरे वाले से बेहतर प्रोडक्ट दे। तो इसकी वजह से जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा था वो नहीं हो रहा था, ग्रोथ जो हो रहा था इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज हो रहा था। मतलब जिस एक के हाथ में थे उनके हाथ एक मोनोपोली जो था वो इनएफिशिएंट तरीके से जो पब्लिक का था वो ग्रोथ कर रहा था। और इट डिड नॉट लीड टू इफिशियंसी, और इफिशियंसी को नहीं बढ़ा रहा था। आई एम श्योर आपको इफिशियंसी और जो इफिशियंसी क्या होती है ये आपको क्लियर होगी। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की बात करेंगे अगर,
तो लाइसेंसिंग इज अ टूल टू चैनलाइजिंग स्carce resources in predetermined priority sector of economy. The Industry Development and Resolution Act IRDA आपको पता है बहुत इनेक्टेड इन 1951। मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा IRDA का कि ये क्या कर सके, ये रेगुलेट कर सके जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुए हैं अकॉर्डिंग जो भी किसके अकॉर्डिंग, जो प्लान आपने पहले किए थे उनके अकॉर्डिंग और प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग। जो भी मोनोपोली थी उनको अवॉइड करने की कोशिश किया गया, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट को करने की कोशिश की गई, प्रिवेंट ऑफ जो हम क्या किया गया, बचाने की प्रिवेंट करने की कोशिश की गई, किससे, अनड्यू कंपटीशन से, जो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बीच में था। जो भी रिसोर्सेज थे उनका क्या किया गया था, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया था, जो कि स्केयर्स थे फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज। और ये किसके एक्ट के विच एक्ट एज द फॉलोइंग वे आर अप्लीकेबल, और ये कहाँ कहाँ अप्लीकेबल थे अगर बात करें, ऑल द शेड्यूल इंडस्ट्री शुड बी रजिस्टर विद द गवर्नमेंट। क्या क्या था कि जितने भी आपके शेड्यूल इंडस्ट्री होंगी वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर होने चाहिए। हर के पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होने चाहिए। और गवर्नमेंट क्या होता है, अथोराइज होगा कि वो कभी भी एग्जामाइन कर सकता है विद द वर्किंग इंडस्ट्री अंडरटेकिंग। कह रहे कि इफ द अंडरटेकिंग कंटिन्यू बाय द मिसमैनेज गवर्नमेंट कैन टेक ओवर इट्स मैनेजमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो भी अंडरटेकिंग चल रही है जो किसी और के अंडर में, तो गवर्नमेंट कभी भी उसको क्या कर सकता है, टेक ओवर कर सकता है। क्रिटिसिज्म की बात करें अगेंस्ट इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की, क्या क्या इसके क्रिटिसिज्म रहे हैं, ad hoc system रहा है, accepting and rejecting an application form, the quality of techno-economic examination conducted by Director General of Technical Development वो जनरली बहुत बुरा रहा है वो। तो लाइसेंसिंग पॉलिसी रही है, उसके रिजल्ट जो रहा है यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी वो बहुत सारे इंडस्ट्री में रहे हैं। अगर रियलिटी की बात करें तो जो पॉलिसी थी वो हेल्प करती थी लार्ज बिजनेस जो थे हाउस इन अकोमोडेटिंग इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक जो भी पावर है उनको एक्यूमुलेट करने में। परमिट लाइसेंसिंग राज क्या था, तो जो ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी मेनी टाइम्स ग्रांटेड लाइसेंस टू बिग बिजनेस हाउसेज विदाउट प्रॉपर स्क्रूटनी ऑफ देयर एप्लीकेशन। कभी कभी क्या होता था कि जो बड़ी बड़ी बिजनेस थे तो उनका हम स्क्रूटनी नहीं करते थे, स्क्रूटनी मतलब हम जांच नहीं कर रहे थे कि वो सही है कि नहीं, वो किस तरीके का प्रोडक्ट करने जा रही है, वो बड़ी है, सिर्फ इस बेसिस पे हम क्या कर देते थे, उनको लाइसेंस अथॉरिटी दे देते थे। तो ये रहा आपका इस चैप्टर का पूरा टोटल ओवरऑल, एंड आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो क्लियर हुआ हो। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर का नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हो। एंड गाइज प्लीज डू सपोर्ट मी एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।